जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे देवभूमि से जुड़ी खबरों की। देहरादून में राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पवार की याद में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने मौन रखकर त्रिवेंद्र सिंह पवार को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। त्रिवेंद्र पवार जी की असमय मृत्यु जो हुई है उसका निश्चित ही सबको दुख है। श्रद्धांजलि सभा थी उनकी और तूड़ी जी जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया वो थे। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और बहुत से सुझाव उसमें आए हैं और कैसे उत्तराखंड आगे जाएगा, मूल निवास पर भी चर्चा हुई है, भू कानून पर भी चर्चा हुई है, अभी जो व्यवस्थाएं चल उन पर चर्चा हुई। और जो एक बात कई लोगों ने यहाँ कही कि जिस तरीके से वो भू कानून पे प्रखरता से काम कर रहे थे और लोग उनसे जुड़ रहे थे, कई भू माफियाओं को उनसे बहुत सारी दिक्कतें थी और जो उनका मृत्यु हुई है वो बिल्कुल ऐसी भी एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हुई है, हादसा जिसको दिखाया जा रहा है। तो हमने सरकार से ये भी मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रहार कर रहे थे उससे कई भू माफियाओं को दिक्कतें थी। तो कहीं कोई ऐसा मामला इसमें ना हो, तो इसके लिए जांच भी आवश्यक है। और हम सब ने आज ये तय किया है कि हम उत्तराखंड की जो मूल भावना है जिसके लिए राज्य का गठन हुआ था, उसके लिए आपस में सभी लोग सामंजस्य बना के आगे को कदम बढ़ाएंगे। तो वहीं मसूरी में कांग्रेस के देहरादून निकाय चुनाव प्रभारी प्रकाश जोशी ने कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें नगर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। और इतना ही नहीं, प्रकाश जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतरने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका मसूरी में 13 वार्ड और कांग्रेस पार्टी 13 वार्ड में सशक्त कमेटी का गठन करेगी। बैठक पहले तो सबसे मुख्यतः पूरी तरह से हमारा जो संगठन का ढांचा होना चाहिए, 13 वार्ड हैं तो 13 कमेटी होनी चाहिए, सशक्त कमेटी होनी चाहिए। और उसके अलावा नगर कांग्रेस कमेटी और उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, हमारे जो पार्षद जीत कर आए या नहीं भी जीत पाए, उन उम्मीदवारों पे फोकस थी। अगले 7-8 दिन के अंदर लगभग 13 तारीख तक 14 तारीख तक हम 13 के 13 वार्डों के अंदर एक सशक्त कमेटियां बनाएंगे, वार्डों की बैठकें होंगी और उसके बाद जो वहाँ उस वार्डों के कांग्रेस जन हैं वो मिलकर तय करेंगे कि वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। और इसी तरह पूरे कांग्रेस के कांग्रेस जन, पूरे नगर के कांग्रेस जन सामूहिक रूप से ये तय करेंगे इस बार यहाँ चेयरमैन का उम्मीदवार कौन होगा। तो वहीं उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने 9 दिसंबर को प्रदेश भर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। राज्य में बारिश नहीं होने के कारण तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थापलियाल ने बताया कि 9 दिसंबर को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है और बारिश हो सकती है। देखिए 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड को एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फ़बारी मिल सकती है। इसमें कहीं कहीं जो है हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। तो इसमें देखेंगे जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की भी संभावना है। जबकि जो 8 तारीख को खास करके ये एक्टिविटी जो है दोपहर बाद शुरू होने की संभावना है उत्तराखंड में और 9 तारीख तक चलेगी। तो इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल या उधम सिंह नगर है, वहाँ पर कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये एक्टिविटी 2 दिन जो है। तो उधर उत्तरकाशी में जिला अस्पताल की हालत काफी खराब है। अस्पताल में 6 महीनों से हड्डी का डॉक्टर नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मरीजों को देहरादून रेफर किया जा रहा है। मामले में जिला चिकित्सालय सीएमएस डॉक्टर प्रेम सिंह पोखरियाल ने बताया कि शासन को पहले ही डॉक्टर की कमी के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। कि जो सरकार डॉक्टरों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, उसी के आगाज में ये हो रहा है कि डॉक्टर पहाड़ में चढ़ने के लिए मुश्किल से आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको अगर अच्छी सुविधा मिल जाती है यहाँ पर तो वो
वापस शहरों की साइड नहीं जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे एमएस जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे यहाँ पर, वो भी यहाँ से चल दिए हैं। यहाँ पर हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं, गांव-गांव से पेशेंट आ रहे हैं, वो रेफर हो रहे हैं देहरादून में। तो ऐसे में अभी मैंने सुनने में आया 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन वो बन रहा है लेकिन डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना हो जैसे कि श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन जब एमसीआई की टीम आती थी तो उत्तरकाशी के डॉक्टर भी जाते थे पूर्ण करने के लिए। देखिए, हमारे पास जो है ये हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक जनरल सर्जन जो है 1 महीने से जो है अनुपस्थित चल रहे हैं, और उनका जो है आगे डॉक्टर शशांक रमोला यहाँ आए थे, उनका जो है हायर एजुकेशन में जो है अनुशेष कर रहे हैं। उनसे बात करने पता चला, तो इससे जो है हड्डी के मरीजों को दिक्कत तो हो ही रही है। हम ही और डॉक्टर मिलजुल के जो है जितना हमसे हो पा रहा है उनका इलाज कर रहे हैं, और जो क्रॉनिक जो ट्रॉमा के केस हैं उनको जो है देहरादून हायर सेंटर में मेडिकल कॉलेज में रेफर करना होता है। तो उधर खटीमा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलजा पांडे ने आंगनबाड़ी केंद्र में कैंप लगाया। साथ ही बच्चों, गर्भवती महिलाओं समेत 80 मरीजों का निःशुल्क उपचार भी किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में महिला चिकित्सा अधिकारी ने गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम खटीमा नागरिक चिकित्सालय से आई हूँ। यहाँ मुंडेली आंगनबाड़ी में हमने हेल्थ चेकअप किया। यहाँ पे जो है हमारे साथ HIV डिपार्टमेंट से गुप्ता जी और हमारी नर्सिंग ऑफिसर निर्मला धामी आई। यहाँ पर उनकी गर्भवती महिलाओं की फ्री में HIV जांच की गई और उनको प्रिकॉशंस बताए गए, और निर्मला धामी के द्वारा फ्री जो है हीमोग्लोबिन जांच की गई बच्चों की और गर्भवती महिलाओं की, जिसमें एनीमिक महिलाओं को जो है आयरन की दवाइयाँ प्रोवाइड की गई और बताया गया कि कैसे उनको आयरन से अपना एनीमिया से अपना बचाव करना है, और आयरन की गोली और कैल्शियम की गोलियों का क्या महत्व है इसको बताया गया। तो उधर काशीपुर में परिवहन विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जहां बिना मानक घूम रही गाड़ियों का पुलिस ने चालान किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 75 गाड़ियों का चालान किया है, और इस पूरे मामले में संजय कुमार TSI ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना टैक्स जमा किए हुए गाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन गाड़ियों का समय निकल चुका है उन गाड़ियों का जल्द से जल्द समय बढ़वाएं। परिवहन विभाग हमेशा हमारे तत्पर में है, और जो गाड़ियां लगातार सर पर दौड़ती हैं या तीव्र गति से दौड़ती हैं उनकी स्पीड के चालान करते हैं, और जिनके परमिट खत्म है वो गाड़ियां बंद की जाती हैं, उनको सीज किया जाता। हमने 3 दिन में अभी 75 चालान किए हैं और लगभग 20 वाहन हमने बंद किए हैं, और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिनके फिटनेस खत्म है या टैक्स खत्म है, उनके चालान किए जाते हैं और उनको बंद किया जाता है। और उसके बाद जो उनका जुर्माना होता है वो उनको देना होता है। और मोटर वाहन रूल्स के विरुद्ध जो भी कार्य होता है, ओवरलोडिंग में किसी भी तरह से, उनके सारे चालान किए जाते हैं हमारे द्वारा। परिवहन विभाग हमेशा हमारा सेवा में तत्पर है, हम अपनी टीम के साथ परिवहन विभाग ये कार्य करता है। तो उधर उत्तरकाशी में आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस ने एक नया कदम उठाया है। पुलिस ने सत्यापन अभियान की शुरुआत की है, और इस अभियान के तहत गैर प्रांतों से आए बाहरी व्यक्तियों या कि कोई भी किराएदारों के सत्यापन ना कर सके, इसके लिए 5 मकान मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की गई है। तो उधर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, और इसी कड़ी में देहरादून बीजेपी मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष भी शामिल हुए। वहीं इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महामंत्री यहां पहुंचे थे, और इस दौरान बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी निकाय चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा की गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय BL संतोष जी ने एक बैठक ली है। उस बैठक में हमारे सभी जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और नगर निगमों के जो हमने प्रभारी बनाए हैं उनके साथ उन्होंने चर्चा की है।
नगर निकाय के चुनाव की क्या रणनीति हमारी रहे, क्या क्या हमको चुनाव की घोषणा से पूर्व क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या हम तब तक कर सकते हैं, इस संबंध में पूरी रणनीति पर चर्चा हुई है। कैबिनेट मंत्री और शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी भी बैठक में उपस्थित रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी भी बैठक में उपस्थित रही और सभी जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उत्तराखंड के सभी जिलों से हम आए हुए हैं और उनके बीच में आगामी रणनीति पर एक बातचीत हुई है। तो वहीं निकाय चुनाव पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सरकार की तैयारी पूरी होने का दावा किया है, जिसको लेकर सौरभ बहुगुणा ने बयान देते हुए कहा कि सरकार ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि चुनाव का मामला कोर्ट में भी है, जैसे ही कोर्ट से हरी झंडी मिलेगी सरकार चुनाव कराने में जुट जाएगी। सरकार लगातार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर है और माननीय उच्च न्यायालय में भी केस पेंडिंग है। उच्च न्यायालय ने भी अपने कुछ ऑर्डर्स उसमें पास किए हैं। हमारी सारी प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है और मुझे लगता है बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आएगा और हम निकाय चुनाव में सरकार जाएगी। बात करें देहरादून की तो जाम की समस्या ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और ऐसे में लोगों को जल्द ही जाम की समस्या से निजात मिलने वाला है। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब नए आड़त बाजार में 570 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही 126 करोड़ की लागत से नए आड़त बाजार का निर्माण किया गया है। जल्द ही शिफ्टिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। और आपने निरीक्षण भी कराया, कब तक उम्मीद कर रहे थे? देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा सहारनपुर रोड पे बहुत पहले से वहाँ आड़त बाजार स्थित है और आड़त बाजार होने के नाते, क्योंकि आप जानते हैं कि व्यापारियों के ट्रक आना और फिर लोड होना अनलोड होना, और वो एक ऐसा रास्ता है कि जिसमें सहारनपुर या अन्य क्षेत्रों से आने वाले लोगों के लिए वो स्थान एक बोटल नेक की तरह था। बड़ी परेशानी होती रही, जाम लगता रहा, तो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि इसको शिफ्ट करेंगे। ब्राह्मणवाला में स्थान चिन्हित करने के बाद वहाँ काम जारी है। वहाँ पार्किंग जो है 570 वाहनों की पार्किंग, फिर 2 साइड की सड़कें, वहाँ पे जो नदी है उसके ऊपर पुल, फिर वहाँ पे टॉयलेट्स और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगभग 126 करोड़ का जो हमारी एमडीडी के द्वारा चल रहा है। मैंने उसका निरीक्षण भी किया और मैंने वहाँ निर्देशित भी किया कि वहाँ गुणवत्ता से और समय से पूरा हो। तो वहीं एसडीसी फाउंडेशन की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें स्वच्छता के मामले में उत्तराखंड की काफी खराब स्थिति है और इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के कई शहरी निकाय सबसे निचले और सबसे गंदे पाए गए हैं। और साथ ही वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 34 पन्नों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने बताया है कि रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सफाई व्यवस्था में बरती गई लापरवाही को उजागर करती है। सफाई का जो सालाना इम्तिहान हर वर्ष हमारे देश में होता है, ये 2023 के परिणाम है। तो इसमें देश के 4416 शहरों ने प्रतिभाग किया। उसमें उत्तराखंड राज्य के 88 शहर या शहरी निकाय थे। तो उत्तराखंड के जो पूरा लचर प्रदर्शन रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में, उसको लेकर के ये पूरी डेटा बेस्ड रिपोर्ट है। और ये जो लचर प्रदर्शन की हम बात कर रहे हैं, निराशाजनक चिंतनीय प्रदर्शन की, ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं। विशेष तौर पर उत्तराखंड राज्य के जो 1 लाख से कम आबादी वाले जो 80 शहर जो कि उत्तर भारत में जिन्होंने प्रतिभाग किया, उन 80 शहरों में से 80% यानी 64 शहर जो हैं, जब हम जैसे उदाहरण के तौर पर हम क्वार्टाइल की बात करते हैं, 4 हिस्सों की बात करते हैं, तो आखिरी चौथे सबसे गंदे हिस्से में रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के जो कई ऐसे शहर हैं जो कि अलग अलग श्रेणियों में पूरे उत्तर भारत में आखिरी स्थान पर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम 50,000 से 1 लाख जनसंख्या के 98 शहरों की बात करते हैं उत्तर भारत के, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गृह क्षेत्र खटीमा है, वो 2023 में इस स्वच्छ सर्वेक्षण में सबसे निचले सबसे आखिरी पायदान पर रहा था। इसी तरीके के साथ में 441 शहर उत्तर भारत के जिनकी 15,000 से कम आबादी थी, उसमें उत्तराखंड राज्य के 54 शहर थे। उन 54 में से 43 शहरों में हमारा जो प्रदर्शन था, हम आखिरी पायदान पर थे। उस पूरी श्रेणी में चौखुटिया पूरे उत्तर भारत में सबसे गंदा शहर जो है। तो इस तरीके के कई उदाहरण सामने हैं।
तो उधर देहरादून में 8वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं के पास मौसम के प्रति समझ बढ़ाने का एक बेहतरीन अवसर है। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इन छात्राओं के लिए राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें 10 दिसंबर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये नेशनल मीटरोलॉजिकल ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तो ये नेशनल और स्टेट लेवल पे ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको वेदर और क्लाइमेट के प्रति जागरूक करने एवं उनके बीच में जो है इस संबंध में विषय को लेकर उत्साह जागृत करने के लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। ये इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए 8th, 9th या 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके जो तरीका ये है कि इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो 10 दिसंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की। और उसके बाद जो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम है जो 14 और 15 दिसंबर को होगा। तो इसमें 8th, 9th और जो है 11th क्लास के स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हर स्टेट में जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे उनको फाउंडेशन डे पर जो है न्यू दिल्ली में हमारे हेडक्वार्टर जाने का जो है अवसर मिलेगा। और साथ ही जो 14 जनवरी 2025 में 1 डे वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा। और उसमें जो नेशनल लेवल के जो टॉप 3 विनर्स हैं उनको फाउंडेशन डे 15 जनवरी 2025 को जो है पुरस्कृत किया जाएगा। तो उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार के गंभीर उल्लंघन पर आक्रोश लगातार जारी है, जिसको लेकर देहरादून में ब्राह्मण समाज उत्थान समिति ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद के महामंत्री उमा नरेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि 10 दिसंबर को आक्रोश मार्च की शुरुआत की जाएगी, जिसका समापन डीएम कार्यालय तक होगा। देखिए, हमारा तो निवेदन है, भीड़ का तो आंकलन अभी नहीं किया जा सकता, कि जिस तरह का आयोजन है और जो भूमिका है, जो विषय है, उसके लिए तो मेरे को लगता है कि संख्या क्या असंख्य लोग आने चाहिए और आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस 10 दिसंबर 10:30 बजे रेंजर ग्राउंड से ये आक्रोश मार्च प्रारंभ होगा, जो घंटाघर पलटा बाजार होते हुए, छप्पन भोग के आगे से होते हुए और मतलब प्रिंस होटल से होते हुए और पुनः डीएम कार्यालय के पास में इसका विश्राम हो जाएगा। देखिए, ये आक्रोश तो जैसे आप समझ रहे हैं कि बांग्लादेश में अगर इसे दूसरे हिसाब से देखा जाए तो पिछले कुछ समय से हमारे अपने देश में ही गड़बड़ हो रहा है और बांग्लादेश में ऐसा भयानक कांड हो गया। और जबकि बांग्लादेश में जो पढ़ता हूँ, सुनता था कि ये बड़ा खुशहाल देश हो गया था और इसमें सब हिंदू मुस्लिम सब मिलके रह रहे थे और यहाँ पे ट्रेड बहुत था, बहुत व्यापार था, यहाँ ये बहुत मैन्युफैक्चरिंग थी, कपड़ों का, जूतों का बहुत भारी काम वहाँ से होता था और पूरे विश्व में वहाँ से मान जाता था। और किसी ना किसी वजह से मानव अधिकार कहो, आप हिंदू मुस्लिम कहो, जो व्यापारी वर्ग है वो भी समाज का ही वर्ग है। हम खुद, हमारे परिवार, बच्चे, हम समाज में ही रहते हैं, तो हम समाज के लिए अगर कोई चीज है तो उसे व्यापारी भी को भी सबसे पहले हिट कर। तो वहीं विकासनगर में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इंडस्ट्रियल एरिया में हर्बल दवाइयों की आड़ में प्रतिबंधित नशे की दवाइयां बनाई जा रही थी, जिसके बाद नारकोटिक्स की संयुक्त टीम ने दवाइयों की फैक्ट्री पर छापेमारी की और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी कार्रवाई भी जारी है। एएनटीएफ देहरादून व सहसपुर थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं।
ये विगत 1 वर्ष से संजय कुमार और शिव कुमार जो कि सहारनपुर के मूल रूप से निवासी हैं, उनके द्वारा एक किराए पे लेकर ये कार्य किया जा रहा था तथा इसमें एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम रहमान है और वो चंदौली का रहने वाला है। ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे द्वारा इस संबंध में थाना सहसपुर पर एनडीपीएस की धारा 8, 22 और 29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो वहीं खटीमा में नशा मुक्ति अभियान, मेडिकल सिविक एक्शन प्रोग्राम समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे से होने वाले नुकसान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। इस दौरान एसएसबी के चिकित्सा विशेषज्ञों ने लोगों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां भी दी। लोगों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना भी की। आज ग्राम दमगढ़ा के अंदर भारत सरकार के सौजन्य से सामाजिक चेतना अभियान के तहत नशा मुक्ति के ऊपर हमने एक प्रोग्राम किया। इसके अलावा एक मेडिकल कैंप भी लगाया जिसके अंदर निःशुल्क दवाएं बांटी गई। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य था कि बॉर्डर एरियाज में जो नशे की बहुत ज़्यादा बढ़त हुई है, हमारी जो यूथ है वो नशे के लत कई लोग शिकार हुए हैं, उसी के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना और नुक्कड़ नाटक जो ऑर्गेनाइज किया गया उसके ज़रिए लोगों को एंटरटेनमेंट भी और एक मैसेज जाए जिससे कि लोग समझ सकें कि ये कितनी बड़ी बुराई है और इससे किस तरीके से बचा जाएगा, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, यह चेतना दी गई। और ज़रूरतमंद लोगों को एक मेडिकल सिविक कैंप के द्वारा निःशुल्क दवाएं भी आज बांटी गई। तो वहीं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर घाट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है, जहां कई राज्यों के होनहार कलाकारों और शिल्पकारों ने अपना शानदार हुनर पेश किया है। इस भव्य महोत्सव में उत्तराखंड के कलाकारों ने भी अपना दमखम दिखाया, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद भी लिया। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा की धर्म नगरी कही जाने वाली कुरुक्षेत्र में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पिछले साल के मुताबिक इस बार का गीता महोत्सव बेहद खास है। दरअसल इस बार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश भर से कलाकारों और शिल्पकारों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। वहीं गीता महोत्सव में आए हजारों की संख्या में पर्यटकों ने शिल्पकारों और कलाकारों के प्रदर्शन का जमकर आनंद भी लिया है। तो वहीं दूसरी ओर इस भव्य महोत्सव में उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और राजस्थान के लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी, जिस पर पर्यटक खूब थिरकते नजर आए, जिसकी वजह से ब्रह्म सरोवर घाट पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। तो वहीं अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने छपेली नृत्य को प्रस्तुत किया, जिस पर पर्यटक खुशी से थिरकते नजर आए। बता दें कि छपेली उत्तराखंड में किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। ये नृत्य स्थानीय उत्तराखंड जनजाति की संस्कृति पर आधारित है। दरअसल उत्तराखंड में जनजाति क्षेत्र है जौनसार बावर, और वहीं का जो नृत्य है, लोक नृत्य हारमोन तांदी, वो हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने समय से यहाँ पे हमारे ब्लड में है, तो वो कोई ऐसा नहीं कि उसी ने कोई क्लास दी जाती है, वो गांव में जो लोग नृत्य होता है उसको देख देख के सीखे। हाँ, कुरुक्षेत्र हम लोग 4-5वीं दफे यहाँ आ रहे हैं। हाँ, और इसी महोत्सव में गीता महोत्सव बहुत शानदार, और ये ऐतिहासिक जगह है, यहाँ महाभारत कौरवों का युद्ध हुआ है, तो ये हमारी ऐतिहासिक भूमि, हमारा इतिहास यहाँ है, तो जाहिर सी बात है बहुत जबरदस्त। संजय दयाल सर, मेरा नाम आंचल है, आंचल वर्मा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो 15 दिसंबर तक चलेगा, इस महोत्सव में पर्यटक लोक कलाकारों के प्रदर्शन को अपने कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं। हर कोई इन पलों को जीने में व्यस्त है। मेले में शिल्पकारों के हाथों की कला की हर कोई तारीफ करने में लगा हुआ है, क्योंकि आयोजन हर साल की तरह इस साल भी यादगार बन चुका है। स्पेशल रिपोर्ट, जनता टीवी।
और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।